तो उसके बाद जब अगली अटेम्प्ट में मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिया तो उस तक शायद आई थिंक वो मेरे ख्याल से लोग यही कहते हैं और मुझे भी लगता है कि शायद हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर था या वन ऑफ द डिफिकल्ट। अच्छा तो उसमें आई थिंक हमारे कोई शायद उस तक रिजल्ट आया था 2 या 3% ओवरऑल। एक स्टार्ट भी बल्कि पिछले दिनों आया था कि जितने लोग पिछले आई थिंक लास्ट 6 से 9 मंथ्स में गए तो उनमें आई थिंक 10 से 15,000 अकाउंटेंट्स गए हैं। दैट इंक्लूड्स सीए और एसीसीए। आपका क्या ख्याल है शादी कब करनी चाहिए? जब आपकी जेब इजाजत दे। गलत जवाब है ये। गलत जवाब। और वो तो बता दो जो थप्पड़ मारा करते थे अपने मुंह थप्पड़ मारता था शीशे ये के ऐसे। सामने खड़े होके, वो क्या था? कि मैं करूंगा ये। हाँ। मैंने कैसे फेल हो गया, मैं अपने आप को काफी कोसता था। जब टीचर्स जितना जल्दी आप टीचर्स के पास जाएंगे तो हाँ। आपकी हेल्प काफी हो सकती है। और आपने ये भी कहा है कि अगर आपका बेटा हुआ तो आप उसका नाम बाबर आजम सिद्दीकी ये अभी रखेंगे। ये बाबर बात आजम- कितनी सच है आप बताइए? अगर बाबर आजम ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो आप बाबर आजम सिद्दीकी रखेंगे उसका नाम? तो ये है कि ना कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि बल्कि बच्चों को बहुत मोटिवेट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एग्जाम्स ख़त्म हो गए, अब हमने सोचा कि ज़रा कुछ और भाषण सिद्दीकी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं, अतिया सिद्दीकी मेरा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जिन जिन लोगों ने मुझसे क्लासेस ली हुई हैं, वो मेरे भाई को जो है वो हमेशा ही उनका जिक्र होता रहता है, तो डेफिनेटली उनको जानते हैं। हमाद सिद्दीकी इनका नाम है और ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। फर्गसन से इन्होंने आर्टिकल्स किए और 23 साल की उम्र में 23 इयर्स की एज में इन्होंने सीए क्वालिफाई किया। उसके बाद अपनी पहली जॉब इन्होंने फौजी फाउंडेशन में की और आजकल जो है ही इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर कंसोलिडेशन। सही कहा मैंने? जी। मैनेजर कंसोलिडेशन इन जैज़। तो मैंने कहा कि ज़रा बच्चों का मोटिवेशन लेवल ज़रा ऊंचा करने के लिए हमाद से आज राब्ता करते हैं और हमाद को पॉडकास्ट में लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक मैं है? बहुत अच्छा हूँ। बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई आपसे। हाँ, आजकल टाइम नहीं दे रही। हाँ। आजकल असल में कंटेंट क्रिएटर Content creator। सारा टाइम आपका यहाँ चला जाता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वैसे कल रात आइसक्रीम तो हमने खाई नहीं थी साथ में। नहीं लेकिन बात ये कि आप उस वक्त भी कंटेंट की सोच रही थी ना। हाँ सही बात तो है, ये थोड़ा आजकल सा- वही रहता है, वही रहता है। तो अमाद साहब, आप वेलकम टू आवर Sir, thank पॉडकास्ट। एक बात बताना भूल गई मैं कि आप एसबीएम के एलुमनाई भी हैं और एसबीएम में आप जो है वो एज अ टीचर एमएफए का पेपर जी जो है एमएफए का कौन सा बनता है वो? कैप 6। कैप 6। तो वो भी ईएसबीएम में हमाद साहब पढ़ाते हैं और ये भी एक अहम जो है वो इनका इंट्रोडक्शन है। तो हमाद साहब बताइए, आपने सीए क्यों चूज किया? एक तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी यार तेरी। ये इसलिए चूज किया क्योंकि अब अगर इसका फनी जवाब दूं तो मैं अपनी बहन को देखा कि जलील होते हुए और फिर मेरी बहन ने सोचा कि सिंस मैं भी जलील हो रही हूँ तो व्हाई नॉट एवरीवन इन द हाउस, वो भी should be सब लोग जो है जलीलोफाइड। वो सब लोगों की जिंदगियां मुश्किल हों, तो एक ये रीजन था। तो मेरी बहन, खैर अब सीरियस जवाब ये कि अतिया ने काफी मोटिवेट किया। मैं इसको देखता था, ये पढ़ाई करती थी सारा सारा दिन और फिर उसके बाद फर्म लाइफ की स्टार्ट हुई। वो भी मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी कि आप क्लाइंट्स पे जा रहे हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, आप बड़े डिफरेंट तरीके का काम कर रहे हैं हर रोज़। तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया। गाइडेंस थी अतिया की काफ़ी ज़्यादा, जो ऑनेस्ट बात है कि मेरी तो आधे से ज़्यादा, बल्कि इनफैक्ट सारे ही जो मेजर डिसीजंस मैंने अभी तक लिए हैं वो सारे अतिया से कंसल्ट करके ही लिए हैं। शादी भी मैंने कराई थी। तो उसके बाद सुसी जब मैंने करियर चूज करना था तो मैंने मैट्रिक के बाद ही सोच लिया था कि मैंने सीए करना है। हम दोनों ने एक्चुअली, मैंने भी मैट्रिक के बाद ही सोच लिया था, हमाद ने भी मैट्रिक तो के बाद ही उसके सोचा बाद फिर इंटर में मैंने कॉमर्स ही रखा इसी वजह से ताकि मेरी एक बेस बन जाए। इंटर मतलब एफएससी जिसको हम एफएससी कहते हैं। मैंने एफएससी नहीं किया। आईकॉम। उस वक्त बहुत लोगों ने उसको मुझसे सवाल भी पूछे कि आईकॉम क्यों अच्छे। कर रहे हो, तुम्हारे तो इतने हाँ। अच्छे नंबर हैं। तो खैर मैंने आईकॉम इसलिए चूज किया था क्योंकि ताकि मुझे जब मैं सीए में जाऊं तो मुझे अकाउंटेंसी के साथ थोड़ी सी फेमिलियरिटी पहले से हो। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने इस तरह का राउट नहीं चूज किया तो इसमें भी कोई मसले की बात नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेडिकल या एफएससी रखा और उसके बाद वो सीए में आ गए और वो बड़ा अच्छा, बल्कि ज्यादा ऐसे ही होते हैं, ज्यादा ऐसे होते हैं, ज्यादा ऐसे ही होते हैं। और मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छे रहते हैं। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि वो ज्यादा बहुत, क्योंकि बड़े रेजिलियंट होते हैं, उन्होंने एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा हालत उठाई होती है। तो आई थिंक ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छे रहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। जी। तो ये वजह थी कि आपने ये मेरे से इंस्पायर हो गए। फिर मैंने देखा कि और
जो सच्ची बात एक और है कि मैंने देखा कि सीएस जो है वो पाकिस्तान में जब मैंने स्टार्ट करा था तो तकरीबन शायद 8,000 या 8,000 9,000 के करीब, इसके कुछ करीब का नंबर था। बिल्कुल मेरा अपना भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 10,000 से नीचे का है। सो मैंने देखा कि इतने कम लोग हैं और उसमें से कुछ मर भी गए हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। सही तो मैंने देखा कि जो चीज़ कम होती है, अगेन मैंने पढ़ा हुआ था इकोनॉमिक्स के अंदर कि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो मैंने देखा कि जो चीज़ कम है उसकी डिमांड ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि सप्लाई कम है। सही तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक बड़ा फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग सा करियर होगा, बिल्कुल जो सही कि इट इज़ इनफैक्ट ट्रू है भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था सीए को चूज़ करने का। सही सही सही। तो एक बात ही बताएं कि हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लफ्ज है, इसका जो उर्दू में लिटरल मीनिंग है वो है किराए के मुंशी। ऐसे ही तो क्या आप अपने आप को ऐसा किराए का मुंशी काफी महसूस सारे करते हैं? लोग जिनको नहीं पता होता कि सीए क्या है तो वो पूछते और हैं या कि ये कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे तुम्हारा तो अच्छा ही है, हाँ, ये भी एक लेकिन और जैसे मेरे जैसे भी होते हैं ना कि मिसकंसेप्शन है। दुकानदार से पैसे लेके वापस पता नहीं इतने मिले इतने मिले। ये भी काफी तो सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे क्या है, मुझे पर्सनली मैथ्स अच्छा लगता है, मगर सीए के अंदर आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैथ्स तो आपका कैलकुलेटर पे मैथ्स एक्सेल अच्छा पे। है तो जब आप अभी आप जब कैफ लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपके पास कैलकुलेटर का एक्सेस होता है, और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं फर्म्स में तो आपके पास एक्सेल है। तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको कैलकुलेटर नहीं बना रहे, सीए से कैलकुलेटर का कोई वो नहीं है। बल्कि एनालिसिस के ऊपर ज्यादा। हाँ, और आपको आपका एनालिटिकल स्किल्स सबसे ज्यादा हम्म, इंपॉर्टेंट है, और आपने किस तरह चीज को देखना है वो ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू जस्ट आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। ठीक है। काफी तो सारे, हाँ सॉरी, काफी सारे लोग जिनको नहीं पता होता कि सीए क्या है तो वो कहते हैं कि अच्छा तो आप बेसिकली हिसाब किताब करते हैं, हाँ, तो अच्छा आप मुंशी हैं मतलब। मुंशी, तो किराए के काफी मुंशी। सारे लोगों को बताना पड़ता है कि हम सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं कर रहे होते हैं, हम एक बड़ी वाइड फील्ड है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और तो आपने अगर कभी ये जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे अपनी, तो हाँ आपको अगर कोई इस तरह बोले तो आपने उसको समझाना है कि हम सिर्फ ये नहीं करते, हम इसके अलावा बहुत कुछ और भी करते हैं। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये कि इन्होंने तो सीए कर लिया, इनकी जिंदगी तो सेट है, इन्होंने अभी क्या ही मुश्किलात उठाई हैं, तो क्या आपने कोई फेलियर फेस किया? जी। और एक तो मैं आप क्यों कह रही हूँ, क्या तूने कोई फेलियर फेस किया? हम्म और क्या कैसे ओवरकम किया फेलियर को? वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुए सारे पेपर सिवाय एक, जी, एक वो अटेम्प्ट एक मेरी। सुनहरी अटेम्प्ट जो आपकी सीए जी फाइनल में आई, जरा उसके बारे में जी, तो मैंने जरा फाइनल उसके बारे में बताएं। नादिर अली तो फील्ड्स। तो मैंने सीए फाइनल्स की जब मैंने पहली अटेम्प्ट दी तो सीए फाइनल्स थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब और मैंने क्या इनिशियली। कहा था, पहली अटेम्प्ट में कितने पेपर लेने चाहिए? तिया ने कहा था कि 2 या 3 से हाँ, ज्यादा पेपर। मैंने खैर उस वक्त ओवर क्योंकि रेंज। फर्म में आप जाते हैं तो आपके पास थोड़ा सा टाइम, आपकी जो पहली अटेम्प्ट बनती है वो 1.5 साल बाद बनती अब है। 1 साल बाद बनती है ना? हाँ, अब शायद चेंज हो अब गया, 1 साल हो कुछ गया, पहले हाँ। टाइम बाद, इवन कुछ हमारे फर्म में कुछ लोग की 2 साल बाद भी बनती थी शायद। अच्छा तो वो अच्छा। आपके पास टाइम बहुत होता है तो आपको लगता है कि यार 2 साल है, मैं 4 क्या, मैं तो 6 पेपर भी दे देने चाहिए। हाँ हाँ। तो उस चक्कर में मैंने 4 पेपर दिए और 4 में से मेरा आई थिंक एक पास हुआ था। हाँ, काफी वो डीमोटिवेटिंग था क्योंकि इसमें खैर बहुत जरूरी बात यह कि मैंने इससे पहले फेलियर देखा नहीं था, मेरे हम्म। हमेशा अच्छे ग्रेड्स आते रहे, तो मुझे काफी एक शॉक लगा कि मैं फेल कैसे हो नहीं, गया। ग्रेड्स तो यानी पहले आते रहे, पहले आए और फिर सीए में भी कैफ कोई लेवल अल्लाह पे, का शुक्र है कोई कैफ लेवल पे हाँ फर्स्ट फेलियर अटेम्प्ट नहीं में हुए। आया। तो जब फेलियर आया तो वो एक ना सिर्फ ये कि उस वक्त सीए के लिए मतलब एक मुश्किल आई, बल्कि एक इन अ वे वो पहला एक समझ लो लाइफ क्राइसिस आप उसको सेटबैक। कह सकते हैं कि सेटबैक, जो कि सीए आपको बहुत सिखाता है बाय द हाँ। वे कि किसी भी सिचुएशन में आपने कैसे जो है वो उससे निकलना है और फेलियर से डील करना है। क्योंकि काफी सारे हम जिस तरह यूनिवर्सिटी के लोगों से कंपेयर करते हैं या वो करते हैं तो वहाँ पे फेलियर नहीं हैंडल होता, करने का। वहां पे ज्यादा ये होता है कि अच्छा मेरा जीपी अच्छा नहीं आया, मैं मतलब, लेकिन आपका एटलीस्ट रिजल्ट कार्ड में एफ नहीं आता ना, तो आप लेकिन एटलीस्ट पास तो जरूर आते हैं। मेरा सी जीपीए 3 आया, 3.2 आया या 3.5 नहीं, 4 नहीं आया। यहाँ पे ऑल टुगेदर आपके समझ लें कि अगर आप पास नहीं हुए तो आपके 0 नंबर है। तो सही। वो जो आपके 6 महीने जाया हुए, या मेरे वाले केस में तो आई थिंक 1.5 साल जाया हुए, क्योंकि मैंने 1.5 साल एक चीज पढ़ी और वो फिर नहीं हुए, हाँ। मेरे पास ये भी ब्लेम नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं टाइम नहीं दे सका, क्योंकि मेरे पास टाइम तो बहुत था। तो खैर उससे फिर बहुत कुछ सीखा, उससे ये पता चला कि आपको हर चीज इस तरह नहीं होती जिंदगी में, यूं भी जाती है फिर यूं दोबारा भी हो जाती है फिर। सो ऐसे मतलब उसको लाइफ को डील करने के लिए वो फेलियर बहुत जरूरी तो था। ओवरकम कैसे किया, कैसे आगे बढ़े? और ओवरकम अगले अटेम्प्ट में क्या किया फिर? ओवरकम ऐसे किया कि पहले तो एक्सेप्ट किया, तो उससे पहले तो वो सबसे बड़ी बात है, जी डिनायल जो है ना आपका, जी और फिर जस्टिफाई करना। कि हाँ ऐसा कि हो गया आई क्या फेल था, कर देता है और मैंने हाँ।
तो आई कैप कोई फेल नहीं टीचर ने नहीं करता। पढ़ाया था। हाँ हाँ ये सारी मेरे दिल की बात है, मेरे दिल की बात है ये। और सारी और ये अब जो फाइनल में जाएंगे बच्चे तो उनको ये एक और नया वो होता है कि मुझे मुश्किल क्लाइंट पे पोस्ट कर दिया था, मुझे लेट फिटिंग हाँ करवाई तो मेरे पास टाइम नहीं बचा। बिल्कुल तो सही। ये सारी चीजें खैर एट द एंड ऑफ द डे कोई भी और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आप अपने अपने उसके खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल तो उसको एक्सेप्ट करना और फिर ये कि उससे थोड़ा अर्सा दायरा है ये अभी हम कह सकते हैं, अभी हम वो लोगों को लगा कि हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि हमारा हो गया, लेकिन उस टाइम पे लग रहा होता है कि बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड और अब आगे कुछ नहीं होना। लेकिन जितना जल्दी आप उससे बाहर निकलते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। मैं काफी मोटिवेशनल चीजें सुनता था अच्छा। और काफी ज्यादा अपने आप को ये रखता था कि मैंने बेसिक्स दोबारा से इसको इस तरह पढ़ना है कि मैंने आज तक कभी पढ़ा तो नहीं। पहले आपने अनलर्न किया जी और मैंने फिर आपने रीलर्न किया। ऐसे ही है। और अच्छा। मैंने ये कि अपनी एग्जामिनर कमेंट्स को काफी ज्यादा पढ़ने लगा कि क्या चीज है जिसको मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि नहीं, पहले शुरू में बिल्कुल मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं फेल कैसे हुआ। बट जैसे जैसे मुझे पता चला कि अच्छा यार एक तो हमारा अच्छा ये कि कोई इस तरह आपको वो नहीं करता, स्टीरियोटाइप नहीं करता कि ये तो फेलियर है, क्योंकि सीएमए फेलियर है इतना ज्यादा कॉमन कि 5% 10% रिजल्ट आता है। तो उसके बाद जब अगली अटेम्प्ट में मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिया तो उस तक शायद आई थिंक वो मेरे ख्याल से लोग यही कहते हैं और मुझे भी लगता है कि वो शायद हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर था या वन ऑफ द डिफिकल्ट। अच्छा। तो उसमें आई थिंक हमारे कोई शायद उस वक्त रिजल्ट आया था 2 या 3% ओवरऑल। वो था डिफिकल्ट हिस्ट्री इन द पेपर ऑफ आईकैप। ये या सो वो फिर मैंने पास कर लिया था। तो उससे ये कि आप मेंटली फेलियर के बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आपको ये कि चीज डिफरेंट एंगल से दोबारा से ये नहीं करना कि नहीं नहीं ये तो मैंने किया हुआ है तो मुझे आता है। आपने बस सोचना मुझे कुछ भी नहीं आता और अपनी अगली अटेम्प्ट जीरो से शुरू हुई। वेरी गुड आइडिया। और वो तो बता दो जो थप्पड़ मारा करते थे अपने मुंह थप्पड़ पे मारता था शीशे के सामने खड़े होके, वो क्या था कि मैं करूंगा ये। हाँ। मैंने कैसे फेल हो गया, मैं अपने आप को काफी कोसता था। तो पार्टी करते थे आप या आप सिर्फ पढ़ते रहते थे वक्त? यार जितना टाइम मिले उसको आपको बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। और बैलेंस रखना चाहिए। बहुत ज्यादा भी आप पढ़ाई के अंदर वो किताबों के अंदर घुस जाएंगे तो आपका बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएगा। तो हाँ। आप अपने आप को मेंटली, आपको मेंटल हेल्थ की जरूरी है कि आप बैलेंस रखें और अपनी पर्सनल लाइफ और वो चीजें, प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पढ़ाई, सब चीजों को एक साथ मिलके चलाएं। अच्छा, मेरे पास पिछले दिनों एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो कहता है मैम मैं ना पूरा ड्यूरेशन बहुत अच्छा पढ़ता हूँ लेकिन आखिरी के 15 दिन में ना मुझे क्या हो जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं क्योंकि आप बहुत जल्दी बर्न आउट कर जाते हैं ना। तो फिर इसका मतलब बीच बीच में आपको ब्रेक्स, कोई आप क्रिकेट क्रिकेट के बारे में कुछ बताएं। क्रिकेट के बारे में तो सारी पॉडकास्ट आपने ये ग्रीन शर्ट पहनी हुई है आज, आपका जो सपना था क्रिकेटर बनने का जो हम लोगों ने पूरा नहीं होने दिया, मैंने आई एम द कल्प्रिट। हमेशा सोचा था कि मैं मेरी वाली पॉडकास्ट या इंटरव्यू कभी हुआ तो एज क्रिकेटर होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ ख्वाब पूरे नहीं होते। बस वो हंसदे चेहरे के पीछे। तो खैर क्रिकेट में हमेशा से काफी ज्यादा बचपन से ही शौक था, बहुत ज्यादा। और अब जब मेरा सीए के जब मैं पढ़ रहा था तब तो मेरे पास टाइम नहीं था, तब तो मेरे पास काफी कम टाइम था। देखते तो थे? देखता तो मैं हर मैच था। मुझे याद है मेरी सीए की आई थिंक मॉड्यूल सी होता था उस वक्त। हाँ, तो उसमें कैफ के अंदर FR2 का पेपर था, तो उससे एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था। मैं ये बात बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रही तो हूँ, मैंने सारा मैच देखा था। मैंने उसके लिए उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले कवर कर लिया था कि मैंने एग्जैक्टली एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था और मेरा पेपर पास हो गया। डू नॉट टेक एनी इंस्पिरेशन। अगर आप अपना टाइम प्रॉपर्ली देते हैं, हाँ ये बात, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। प्लान कर लिया था। मैं एक्चुअली सारा मेरा जितना भी रूटीन रहा है वो यही रहा है कि मैं स्टार्ट से ही पढ़ाई करता था, मैं एंड टाइम पे नहीं पढ़ता था। वो अच्छी क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा एंड टाइम पे एक साथ पढ़ना थोड़ा सा वो लगता है, मुश्किल लगता था। तो मैं बस जैसे ही रिजल्ट आया तो रिजल्ट के फौरन बाद से पढ़ाई, बल्कि रिजल्ट से पहले से ही स्टार्ट कर देता था। तो क्रिकेट का फिर बाद में क्या किया? तो क्रिकेट जब मैच ये हो गया तो उसके बाद मैंने अपना समझ लें करियर स्टार्ट किया क्रिकेट का। और पहले मैं गली मॉल में तो खेलता ही था, बट अब मैं अपनी हार्ड बॉल को प्रॉपर टाइम, हर वीकेंड में मेरा मैच होता है। अच्छा। कभी कभी 2-2 3-3 मैचेस भी होते हैं। अच्छा। तो हार्ड बॉल में खेलता हूँ प्रॉपर 20 ओवर्स 30 ओवर्स के मैचेस। टेप बॉल भी खेलता हूँ और क्रिकेट देखता हूँ और ऑलमोस्ट हर रोज ही क्रिकेट देख रहा होता हूँ। और आपने ये भी कहा है कि अगर आपका बेटा हुआ तो आप उसका नाम बाबर आजम सिद्दीकी रखेंगे, ये बात कितनी सच है आप बताइए? अगर बाबर आजम ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो आप बाबर आजम सिद्दीकी रखेंगे उसका नाम? पूरा बाबर आजम सिद्दीकी या बाबर सिद्दीकी? बाबर आजम सिद्दीकी। आजम इज द की, बेसिकली आजम इज द की। अच्छा फिर उसके बाद फिर अच्छा जी पढ़ाई हो गई, कैफ हो गया, उसके बाद फिर आर्टिकल्स शुरू हुए। आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्गसन में? आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जो भी बच्चे अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जो भी कैफ में है, तो
जितना जल्दी आप फर्म लाइफ अपनी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक तो आप बहुत ज्यादा सीखते हैं, सेकेंडली सीए के आपको पता है कि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी लाइफ वाला कल्चर कम है, बहुत कम है तो जस्ट टू गेट दैट फ्लेवर आप फर्म के अंदर जब जाते हैं तो फर्म के अंदर आपको बहुत सारे अपने जैसे एक ही तरह के काफी सारे लोग मिलते हैं और आपको और ज्यादा पैसा भी आते हैं, आपको क्लाइंट्स पे आप जा रहे हो, अब तो ज्यादा हो गया पैसे हमारे 8,000 थे और तो आपके काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग आती है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मेरी फर्म लाइफ से ही बने हुए हैं। तो आप जितना जल्दी फर्म में जाते हैं तो उतना आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि क्लाइंट्स पे लेट सेटिंग्स हैं, क्लाइंट्स पे बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ता है, वीकेंड्स ऑन है, रातें लग रही हैं, मगर अगेन फिर शाम को क्लास भी लेनी है, शाम को वीकेंड पे क्लास लेनी है, छुट्टी किस लिए ले रहा है क्योंकि पढ़ाई करनी है, तो आप प्रायोरिटीज बहुत बदल जाती हैं आपकी। लेकिन ये सबका फायदा ये होता है कि वंस आप वो वाली ग्राइंड से गुजर जाते हैं तो आज मैं जो भी अगर आज मैं मेरा कुछ जो भी नाम है मैं जहां भी हूँ उसमें फर्म की जो मेरी प्रोफेशनल ग्रोइंग है उसका बहुत ज्यादा हाथ है, क्योंकि आप फर्म में जितना सीखते हैं आप उसके बाद आगे शायद मैंने अपने पूरे करियर में इतना नहीं सीखा होगा जितना मैंने उन 3.5-4 साल में सीखा है। तो जैसे बिग 3 या बिग 4 रही नहीं हमारे यहाँ, तो क्या करें आर्टिकल्स के लिए बच्चे किस तरह, यानी एक तो ये है कि जी आपने बहुत कम टाइम में अपना कैफ क्वालिफाई करना है, दूसरा ये कि और क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप फर्म के अंदर बहुत आराम से बिग 3 में आपका हो जाए, नंबर 1। और नंबर 2 सवाल ये है कि अगर आपका बिग 3 में नहीं होता तो क्या आपके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सवाल मुझसे बच्चे बहुत पूछते हैं। तो आइडियली तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप बिग 3 में के अंदर चल जाएं किसी तरह। वो जो बच्चे जो दिख रहे होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया अब तक अपनी उसमें, एक तो उनके कैफ जितना जल्दी क्वालिफाइड होगा इट विल हेल्प, क्योंकि वो एफटीएस की भी एक लिमिट रखी होती है कि जो मेरा अंदाजा है वो आई थिंक अगर आपका 2 से 2.5 साल में कैफ हो रहा है तो यू आर गुड टू गो, आप बिग 3 में बड़ा इजीली जा सकते हैं। अभी उन्होंने 4 अटेम्प्ट्स वाला 4 से 5 अटेम्प्ट वो आखिरी होता है, तो कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको चाहिए टीचर्स की हेल्प। आप अपने पेपर जल्दी जल्दी पास करें तो जितना जल्दी आप टीचर्स के पास जाएंगे तो आपकी हेल्प काफी हो सकती है। ठीक है। तो उसके बाद आप ये कि और सेकेंडली वो देखते हैं आपकी पर्सनल उसको भी देखते हैं कि आपका पर्सनालिटी आपकी कैसी है। तो क्योंकि आपने कल को क्लाइंट्स के साथ डील करना है, आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं तो आपको अभी से ही उस पर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि कल को आपने क्लाइंट फेसिंग करनी है और क्लाइंट्स आपको यू नेवर नो किस तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे। कुछ क्लाइंट्स बड़े मुश्किल भी होते हैं, कुछ रोते हुए भी आते हैं, कुछ आपको फर्म में यूज होती है टर्म्स के बजा देते हैं आपकी बहुत ज्यादा, तो उनको डील करना आपको आना चाहिए और वो आपको तभी आएगा जब आप लोगों के साथ मिलेंगे बैठेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली बहुत पॉलिश होंगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे पॉलिश उससे हैं तो फर्म के इंटरव्यू टेस्ट में आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो अगर नहीं होता बिग 3 में फिर क्या करें? क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है अगर आपका नहीं होता, या क्या है, या अटेम्प्ट्स लग गई है ज्यादा? चलो तुम्हारी नहीं लगी, लेकिन अभी कुछ बैठे हैं इस कमरे में और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनकी अटेम्प्ट्स लगी हैं, ठीक है? तो क्या अल्टीमेटली जो मेरे नाम के आगे लगता है हमारा सिद्दीकी कॉमा एसी है, तो उनका आपका भी यही लगता है कि मेरी ब्रैकेट में ये लिखता है कि 6 अटेम्प्ट हैं, 8 अटेम्प्ट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो जितनी भी अटेम्प्ट्स लगी हैं वैसे आइडियली नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर लगती भी हैं तो वो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है वो बादशाह हैं। मतलब एक दफा अगर आपने एसीए कर लिया तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। वो मुझे याद है तुमने कहा ना हमाद सिद्दीकी एसीए और अतिया सिद्दीकी एसीए, अब ये इतनी आदत पड़ जाती है अपने नाम के आगे एसीए लगाने की ना, कि हमाद की शादी अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले हुई है, तो हमाद की शादी का हम कार्ड प्रिंट करवा रहे थे, तो वो पापा ने RSVP में जो है वो नाम लिखवाया, जैसे मेरा लिखवाया, मेरे हस्बैंड का लिखवाया, मेरी बेटियों का लिखवाया, तो छोटे भाई का लिखवाया। तो ऐसे मैंने कहा पता नहीं पापा मेरा नाम मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, हमाद का नाम भी इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो आप अगर नहीं स्पेलिंग भी सही है, सिद्दीकी भी लिखा हुआ फिर मैंने कहा पापा एसीए नहीं लिखा ना, इतनी आदत है। और एक्चुअली ये थोड़ा सा अब वो डॉक्टर की तरह अब हम लिखवा तो नहीं ना सकते, डॉक्टर तो लिखवा देते। खैर, अच्छा फिर हमारे एक बात ये बताओ कि इंडस्ट्री के आर्टिकल्स करनी चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं? नहीं, आपकी राय क्या है? अच्छा, रिकमेंड तो जाहिर है हर एक के अपने पर्सनल, हाँ, लेकिन आप व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज बेटर? आई थिंक फर्म अगर आपको चांस मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली गो टू द फर्म। व्हाई? बिकॉज फर्म के पास जब आप आज बैठे हुए किसी दूसरे क्लाइंट पे, कल बैठे हुए आप किसी और क्लाइंट पे, तो आपके पास फ्लेवर बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा ऐड है। इंडस्ट्री आर्टिकल्स में आप काम करते हैं तो वो एक बहुत स्पेसिफिक काम होगा, वो प्रॉब्ली आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप घूम फिर रहे होंगे,
सही है। और दूसरा ये कि बिग 3 का जैसे मैंने कहा या किसी भी बिग 10 का आपकी अगर आर्टिकल्स हैं तो आपका नाम इंडस्ट्री में बहुत सेल होता है। अभी अच्छा। इस वक्त इंडस्ट्री में जो लोग हायरिंग मैनेजर्स हैं, मेरा ख्याल से उनकी प्रेफरेंस हमेशा यही होती है कि वो बिग 3 या बिग 10 के लोगों को हायर करें एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री आर्टिकल्स वाले लोगों को। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमारी क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की? क्या ऐसा है कि आप डॉक्टर की तरह अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको वहाँ के भी 100 कोर्सेज करने पड़ते हैं, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो जी काफी हैं आप? अब पाकिस्तान की सीए की बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का ICAP ने एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है कि आप अपने नाम के साथ ये सीए लगाते हैं और बताते हैं कि मैंने ICAP से सीए किया हुआ है, तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू बाकी अदर डिग्रीज। उसकी वजह क्या है कि हम IFRS उसकी उसकी 2-3 वजह हैं कि एक तो हमारी एग्जामिनेशन बहुत टफ है, और कंपैरिजन में अगर मैं दूसरी डिग्रीज को, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ बगैर सो जो बाकी डिग्रीज हैं उसमें थोड़ी सी एग्जामिनेशन इजियर है, और इसमें ICAP ने बहुत स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, तो इसी की वजह से बहुत कम लोग निकलते हैं, बहुत पॉलिश लोग निकलते हैं। सेकेंडली IFRS है, दुनिया भर में IFRS चल रहा है, और यहाँ पे IFRS की बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग है, मतलब बहुत अच्छे लेवल की टेस्टिंग है। और हमारे जो अकाउंटेंट्स निकलते हैं, जो भी जाते हैं बाहर मिडिल ईस्ट या UK वाली साइड पे या यूरोप में कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे IFRS बेस्ड जहाँ भी काम होगा वहाँ पे ICAP की। और मैं अगर इसका कंपैरिजन करूँ इंडियन CS के साथ, तो वहाँ पे उनकी अकाउंटिंग, क्योंकि वहाँ पे उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ऑल्दो वो भी IFRS से मिलते जुलते हैं, मगर वो IFRS अपने आप को सर्टिफाइड उस तरह कहते हुए ना थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बड़े फखर से बताते हैं कि हाँ मैंने ICAP किया हुआ है और ये IFRS है। तो IFRS की बेसिस पे आप अभी इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान में एक स्टार्ट भी बल्कि पिछले दिनों आया था कि जितने लोग पिछले आई थिंक लास्ट 6 से 9 मंथ्स में गए, तो उनमें आई थिंक से 10 से 15,000 अकाउंटेंट्स गए हैं सिर्फ, दैट इंक्लूड CA और ACCA, और कंसिडरिंग के कितने कम होते हैं हम लोग, तो उसके मुकाबले में एक बहुत मेजर चंग, मतलब मेरे जितने दोस्त हैं, मैं जिनको जानता हूँ 70-80% बाहर जा चुके हैं, और वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग बाहर जा रहे हैं तो दूसरों के लिए जगह है, दूसरों के लिए आप जगह छोड़ के जा रहे हैं, जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं ताकि दूसरे भी काम कर सकें, क्योंकि यहाँ पे काम ऑलरेडी यहाँ पे मैंने देखा है कि CA में मैंने अभी तक अपनी लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखी, क्योंकि हाँ, क्योंकि या तो अगर आपको क्वालिफाई नहीं भी हुआ हुआ, आपने अगर CAF भी किया हुआ है और आप आर्टिकल्स आपके अच्छे हैं, आपको काम आता है, आपको चीजों का पता है, आपकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब लग जाती है और आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। कोई डाउन साइड CA की? मुझे बच्चों ने कहा मैम आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें मत किया करें, कोई ये भी बताया करें कि क्या मुश्किलात हो सकती हैं एक दफा आपने CA क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद? सो पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा डाउन साइड अगर मैं स्टार्ट से बताऊं तो ये कि थोड़ा सा नहीं, काफी चैलेंजिंग है, मुश्किल होती है आपको पढ़ने में, सोशल लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है आपको, जब आप अपने एग्जाम्स के करीब हैं या फर्म के अंदर हैं, आप बहुत सारे सोशल इवेंट्स मिस करेंगे मोस्ट लाइकली, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना है, बट ये अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों में शादियों में नहीं जाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप आपके कैसे ताल्लुकात हैं। हाँ, फिर और दूसरा सो डाउन साइड बाद में ये आता है कि आप फर्म की ट्रेनिंग और CA की पढ़ाई आपको ना एक थोड़ा सा रोबोटिक बना देती है, और आपको वो जो एक आदत है ना, एक काम करने की आदत पड़ जाती है। ये अच्छा भी है और ये थोड़ा सा बुरा है कि हम लोग क्रिएटिविटी थोड़ी सी अपनी हमारी लूज कर जाते हैं और हम ना बिल्कुल एक रोबोटिक फ्लो के अंदर चल रहे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपका क्रिएटिव दिमाग है, अगर आप सुन रहे हैं और आपको बहुत क्रिएटिव दिमाग है, तो मे भी CA करते हुए थोड़ा सा सोचें, क्योंकि वो आपकी CA विद टाइम आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी मारता जाता है, क्योंकि आपको एक बहुत सेट चीज है जिसके अंदर चलना है। लेकिन जैसे आपका बिजनेस एनालिस्ट वाला काम है, अगर आपका इस तरह का काम है तो उसके अंदर तो अगेन क्रिएटिविटी, मतलब आपने कुछ री इन्वेंट नहीं करना, आपने चीज बनी हुई IFRS उसको फॉलो करना है, रूल्स बने हुए उसको फॉलो करना है, सही है। तो अगर आपने कुछ इन्वेंट करने वाला, आप कुछ सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कोई रिसर्च करूं मैं, तो वो फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच CA में चलती है। सही है। और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा, हमारा जिंदगी तबाह हो जाएगा, इतना लाइफ खराब हो जाएगा हमारा? नहीं, इतनी पढ़ाई की है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो नौकरियां खत्म होंगी, आई थिंक सो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा अभी काफी टाइम लगेगा हमारी नौकरियां रिप्लेस होने में। अच्छा। और जब हमारी पाकिस्तान में तो अभी बहुत दूर है, यानी जब मैं क्लाइंट पे गई ना तो वो एक्सेल अपने सामने लेके बैठे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें भी बताया था, एक्सेल अपने सामने लेके बैठे हैं
एक्सेल से देख के हजरत कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप ना ऑल्ट प्लस करें तो ये पूरा हो जाता है। कहते नहीं नहीं बेटे मुझे ना तसल्ली नहीं होती है, मैं ना ऐसे ही करता हूँ। मैंने कहा सर देयर इज अ वेरी गुड चांस कि जब आप कॉपी करें इन द कैलकुलेटर देयर इज अ वेरी गुड चांस यू वुड मिस अ वीडियो, यू वुड मिस अ यू नो फिगर। कहते नहीं नहीं बेटे मैं ऐसे, तो यहाँ तो मतलब पाकिस्तान में तो अभी बहुत टाइम है, बहुत बहुत टाइम है। बेसिक्स चलो हम तो गुजर जाएंगे, तुम्हारा नहीं पता हमें। नहीं, और दूसरा ये कि जितने भी अकाउंटेंट्स मैं अब देखता हूँ जो मेरे प्रोफेशन में हाँ। अब वो ये डेटा एनालिटिक्स और इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अपने आप को सीख रहे हैं। आईकैप बड़े कोर्सेज करवा रहा है, डेटा एनालिटिक्स के बहुत करवा रहा है। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आप जो भी लोग अगर उनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जैसे मैंने भी एक गूगल सर्टिफिकेशन का एक मॉड्यूल किया हुआ है। अच्छा। हाँ, आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है वो। अच्छा। मगर पॉइंट है इसके एक नई अपॉर्चुनिटी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी है डेटा एनालिटिक्स भी और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। सही है। और प्लस चैट जीपीटी अब IFRS की रेड बुक को तो नहीं बीट कर सकता, और स्टिल मैंने कल उस पे एक चीज डाली चैट जीपीटी पे कि मुझे इसका सोल्यूशन दो, और मुझे इसका सोल्यूशन पता था। तो जो चैट जीपीटी ने बताया वो सोल्यूशन गलत था क्योंकि उसमें 3-4 स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचना था और फिर एक सिचुएशन बनानी। तो जहाँ भी दिमाग का इस्तेमाल है, जहाँ पे थोड़ी सी जजमेंटल चीज है, वहां पे, या फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको कहता है या आप किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, कहते हैं मुझे ये वाला रिजल्ट ला के दो, तो मैं चैट जीपीटी को नहीं बता सकता कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए एंड अब इसको रिवर्स इंजीनियर कर लो। ये इंसान ही कर सकता है, तो हमारी जरूरत रहेगी। और वैसे भी मैं कहती हूँ वो अभिजीत सिंह की आवाज में गाना तो गा के दिखाए, चैट जीपीटी नहीं गा सकती। पता है क्या, मैंने पिछले दिनों देखा, साफ लग रहा था वो सिंगर की आवाज नहीं है। भाई हम पहचानते हैं, ठीक है। सो चैट जीपीटी या ये उसको अपनी हेल्प के लिए यूज करें, हाँ हेल्प जरूर करें, मगर इट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन टच। आई डोंट थिंक सो, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो है ना अक्सर मुझसे सवाल पूछता है कि मैम उम्र बड़ी हो गई है तो जो है वो इंतजार नहीं कर रही अगली, तो बताएं कि जी क्या करें हम। तो आपका क्या ख्याल है, शादी कब करनी चाहिए? जब आपकी जेब इजाजत है। गलत जवाब है ये। गलत जवाब है। जब आप सीए क्वालिफाई कर लें, जब आपकी एक स्टेबल नौकरी लग जाए, जब आप अपने वलीमे का खाना खुद करने के काबिल हो जाए, उसके बाद आपको शादी करनी चाहिए। जितने भी मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं जरा इंसान बन जाओ। मतलब लड़कियों की बात नहीं करी, वो तो मेरा वाला ही हाल होना है तुम्हारा, लेकिन ये है कि स्टिल मेरा ये ख्याल है। आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं डिसएग्री करता हूं। ठीक है। तो खुद भी तो तुमने सीए करने के बाद ही की है। नहीं, लेकिन वो कोई मेरी वो तो नहीं है ना, मतलब इस वजह से तो लेट नहीं की कि सीए कर रहे थे। सही। सो थैंक यू सो मच हमाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड फॉर टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। आजकल तो आपको बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, रात को आप 12-12 बजे फारिग हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से अपनी अम्मी को भी मिलवाना चाहूँगी, मदर ऑफ 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ताकि ज़रा सा आपको भी पता चले कि फैमिली, आप बल्कि दिखा सकें ये वीडियो अपनी फैमिली को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि जी मैम फैमिली शादियाँ रख रहे हैं, फैमिली की सपोर्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा भी इसमें एक पॉइंट है, वैसे हमने शायद पॉडकास्ट में कवर नहीं किया कि फैमिली सपोर्ट के बगैर आई थिंक हम दोनों ही कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने अम्मी अब्बू को, अपने बहन भाई को दिखाएं कि जब भी वो आपको फोर्स कर रहे हो कि शादी में जाना है या फलाने की इसमें डेथ में जाना है, कि कभी कभी आप लोगों के पॉसिबल नहीं होता। तो और जब आप स्पेशली जब आप फेल हो जाएं तो फैमिलीज को इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि हम लोगों के केस में हम दोनों ही फेल हुए हैं, तो कोई इस तरह फैमिली का, मैं तो तेरे से ज्यादा हुई हूँ, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था कभी। बिल्कुल बहुत ज्यादा सपोर्ट रही। ठीक है। सो अब मम्मी को बुलाते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं। सो अस्सलाम वालेकुम अम्मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अम्मी के बारे में बता दूं कि अम्मी जो हैं वो तजवीद की टीचर हैं, कुरान शरीफ की तजवीद अम्मी पढ़ाती हैं। और सो इस लिहाज से हम तीनों जो लोग सामने बैठे हैं, मैं फुल टाइम टीचर, अम्मी भी फुल टाइम टीचर, और हमारे जो हैं वो भी MFA मैंने पढ़ाया पहले भी के पढ़ाते हैं। तो कुछ सॉर्ट ऑफ फैमिली ऑफ टीचर्स ही हो गया। वालिद साहब भी ICMA को कंपनी लॉ पढ़ाया करते थे, तो कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा ही हिसाब किताब है। ठीक है, इट रन्स इन द ब्लड, इट रन्स इन द फैमिली। तो अम्मी बताएं कि दो बच्चे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कैसा महसूस होता है माइक आपके आगे है? मुझे दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि ये माशाल्लाह से मेरे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे, और इन्होंने हकीकत है जिसे कहते हैं ना कि कहा जाता है कि जी नाम रोशन किया, तो इन लोगों ने माशाल्लाह से मेरा नाम रोशन किया है। और अपने पेरेंट्स के लिए ये माशाल्लाह से बहुत ही ओबीडियंट भी हैं, और पढ़ाई के लिहाज से भी हर लिहाज से बहुत अच्छे बच्चे हैं। वैसे मेरे तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज ज़रा इन लोगों ने मुझे बुला लिया है ना इधर, तो मैं कहती हूँ चलो इन्हीं की तारीफ कर दूँ थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये बात है।
ठीक है ठीक है। जी। तो आपको हम दोनों में पढ़ाई के तरीके में कंट्रास्ट कैसा आपको लगा, और किसका तरीका कैसा था, और आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है? नहीं देखिए, ये तो अपना अपना सबका स्टाइल होता है ना। कुछ लोग ये है कि कम वक्त में ज्यादा चीज अचीव कर लेते हैं, कुछ ये है तो उसके लिए कि ये जो हमाद हैं ये माशाल्लाह वैसे भी आपको पता है, आपको बताया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, सिवाय एक उसके पेपर के, बाकी इनका जो है माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे इन्होंने क्लियर किए हैं। तो ये जो है ना, ये बच्चा माशाल्लाह से इंटेलिजेंट ज्यादा है, माइंड नहीं करना यार है इंटेलिजेंट ये भी बहुत है, ये इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, तो ये कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ लेते थे। और जैसे होता है ना कि बस एक दफा आपने पढ़ लिया तो आपके जहन में बैठ गया, फिर उसके बाद पार्टी करता था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा पार्टी का भी टाइम निकाल लेते थे। और अपना सबसे ज्यादा पार्टी इनकी जो बेसिक होती थी वो तो क्रिकेट ही होती थी ना, हमेशा से कि वो क्रिकेट के ही क्रिकेट लवर हैं तो सारे क्रिकेट को टाइम ये दे दिया करते थे, जो भी थोड़ा बहुत टाइम होता था। तो ये इनका जो है वो स्टाइल ये है कि भाई ये इनको थोड़ी कम टाइम में, कम मेहनत में ये ज्यादा चीज हासिल कर लेते हैं। और ये जो अतिया हैं इनका ये है कि ये बहुत माशाल्लाह टू मच हार्ड वर्कर है ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करती हैं ये। इंटेलिजेंट ये भी बहुत है माशाल्लाह से, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा इनको टाइम लगता था, तो ये कि इनको मेहनत इससे इनसे ज्यादा करनी पड़ी ना, तो ये माशाल्लाह से। लेकिन ये भी जाहिर है कि इन्होंने भी क्वालिफाई किया माशाल्लाह, और इन्होंने तो इनकी सबसे बड़ी बात ये कि शादी के बाद किया कंप्लीट, तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ी बात होती है कि आपकी शादी के बाद जाहिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर माशाल्लाह बच्चों का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उसके साथ इन्होंने किया। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल टफ जॉब इन्होंने की ना, और शादी से पहले के साथ साथ ये वाली जॉब भी ये वाली जॉब भी की ना। और इसके अलावा शादी से पहले भी ये इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग करती थी कि हमारी नेबर थी, तो वो उनकी बेटी कहती थी कि आंटी रमजान में मैं देखती हूँ कि आपका जो है वो सहरी तक भी बच्चों के कमरे की लाइट खुली होती है, और फिर सहरी के बाद भी, फजर के बाद भी आपके बच्चों के कमरे की लाइट खुली ही रहती है। वो मुझसे पूछती क्या आपको डर लगता है, आप लाइट जला के सोती हैं? मैंने कहा सोता कौन काफिर है ये सोती नहीं है, क्योंकि इनको तो ये बात कहनी पड़ती थी। मैं और इनके पापा ये कहते थे कि अल्लाह का वास्ता बस कर दो, बस कर दो, ये मतलब तुम इतना ज्यादा पढ़ रही हो और इतना मुस्तकिल वो पढ़ रही हो तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ये माशाल्लाह से इतनी हार्ड वर्कर हैं कि ये पढ़ती रहती थी, और इसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि आज माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और इसके लिए बस यही है कि जो जिसकी जो कैपेसिटी हो ना उसके हिसाब से, उसके लिहाज से करे। जो हार्ड वर्किंग के बाद अपना रिजल्ट अच्छा हासिल करना चाहता है वो हार्ड वर्किंग के बाद करे, और जो ये कि थोड़े वक्त में ज्यादा अचीवमेंट उसकी हो सकती है, ज्यादा अचीव कर सकता है, तो वो गोल अपना उस लिहाज से करे। तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका तरीका क्या है और आप उस हिसाब से करें। अच्छा, आप लोगों ने क्या सैक्रिफाइस किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अक्सर बच्चे हमें ये कहते हैं कि जी शादी रख ली पेरेंट्स ने उन दिनों में, वो कह रहे हैं कि तुम लोग घर के काम नहीं करते, तुम लोग जिम्मेदारियां नहीं संभालते, तो उसमें क्या सैक्रिफाइस आपने और पापा ने किया? सेक्रीफाइस तो क्या, उसके लिए मैं लफ्ज यूज करूंगी, जाहिर है कि मैं मेरे बच्चों के लिए अगर कुछ करूंगी तो वो सेक्रीफाइस तो खैर मैं नहीं कहूंगी उसको। बहरहाल इनकी हेल्प की है, समझे कि इनके पढ़ाई में, इनकी जिंदगी की हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी कोशिश हुई, मेरी भी इनके पापा की भी, तो हमने हर लिहाज से हम इनके साथ खड़े थे, यूं समझे। और जब फेलियर आया तो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सारे पेरेंट्स के लिए ये बात कहना चाहती हूँ, ये तमाम पेरेंट्स बिल्कुल ना अपने दिमाग में बिठा लें ये बात कि बच्चे खुद भी फेलियर से बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, और अगर उस वक्त पे उनको आप पेरेंट्स अगर उनको उस वक्त जो है ना सपोर्ट ना करें तो फिर बच्चे बिल्कुल भी जो है ना वो पीछे की साइड पे चले जाते हैं, उनको उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और वो कहते हैं कि नहीं मतलब ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इस फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर। हालांकि मेरे भी बच्चे जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि थ्रू आउट। तो ये है कि ना कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि, बल्कि बच्चों को बहुत मोटिवेट करना चाहिए और बहुत ज्यादा उनको इनकरेजमेंट देनी चाहिए कि नहीं अगर आप फेल हो गए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, फेल हो, लेकिन वो है ना कि गिरता है शह सवार ही मैदान जंग में, तो आप गिरे और फिर उठ जाएं, खड़े हो जाएं। ये नहीं कि बस आपको, क्योंकि आपके घर से भी आपको इतना ज्यादा मतलब प्रेशर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर होता है आप पे कि फिर आप ना वो कहता है कि कहीं की भी नहीं रहते। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए मैं खुसूसी ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज
बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो इसमें उनकी आप भरपूर मदद करें, उनको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा उनको रिलीज दें, उनको रिलैक्स करें और कोशिश करें कि ना मतलब आप उनको कोई भी किस तरह से डिग्रेड ना फील करें वहाँ आपको ना। तो ये मेरी कोशिश थी। और क्या करें, और क्या क्या चीजें छोड़ें? और इसके अलावा ये कि देखें इसमें आपको कॉम्प्रोमाइजेज और कुर्बानियां बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, जैसे मेरे बच्चों ने दी हैं, मैंने तो खैर दी है सो दी है, लेकिन ये कि कोई किसी ऐसी शादियों में कोई इस तरह हम नहीं गए कि अगर बच्चों के पेपर्स हैं तो जी हम शादियां अटेंड कर रहे हैं, हम कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, या घर में हम कोई तकरीब रख रहे हैं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए कि इन सब चीज़ों से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है ना, और जाहिर है कि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वाली होती है ना, पढ़ाई तो एक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नई चीज़ होती ना, तो इसलिए फिर बच्चों का ध्यान इस तरफ लग जाता है, पढ़ाई से हट जाता है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ मतलब है ना पढ़ाई, तो क्वालिफिकेशन जाहिर है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए इसमें आपको पेरेंट्स को भी आपका पूरा पूरा साथ देना पड़ता है और मॉरली बहुत सपोर्ट करनी पड़ती है। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरी जो दो बेटियां हैं आपकी नवासियां, नेहदिया और मेरी जान नुसैबा, है ये बड़ी हैं और छोटी हैं नुसैबा, तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सीए करें, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बात में? देखिए उसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी, बेशक आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जितना मैंने आप लोगों की लाइफ को और आपके साथ साथ अपनी लाइफ को भी टफ देखा है, तो मैं तो जी वसीयत करके मरूंगी कि कोई भी सीए ना करे। ये कट कर देना, कट कर देना, ये नहीं आना चाहिए। कट करने की बात नहीं है, ये सही बता रही हूँ, और मैं इन मासूम बच्चियों को तो मैं अपनी, मेरी जान है इनमें, मैं तो इनको बिल्कुल नहीं चाहूंगी और इसके बच्चों को भी नहीं चाहूंगी। लेकिन आप बताएं प्रोफेशन जबरदस्त है कि नहीं? है बहुत जबरदस्त, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा आपकी मेहनत मतलब मांगता लेकिन है। रिवॉर्डिंग है ना? हाँ रिवॉर्डिंग तो है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है ना, लेकिन ये कि बहरहाल मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला अगर है। आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो जरूर तो करें, आपको बहुत जरूर करना चाहिए, और आपके पेरेंट्स भी अगर आपके साथ इतनी मेहनत कर सकते हैं तो करें, तो फिर करें। वरना वाकई एक बहुत जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला जो भी बच्चे अब ये आगे इस फील्ड में आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे, आमीन। और उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, जब ये पढ़ाती हैं तो इनके भी जो बच्चों के पेपर्स हो रहे होते हैं तो मैं इनके लिए स्पेशली बहुत दुआएं करती हूँ, और अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल भी करते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, यही मेरी दुआ है। आमीन। थैंक यू सो मच Thank you so अमार, much थैंक यू for सो मच inviting अम्मी Okay. फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आई होप कि अगर आपको इससे इतनी सी भी मोटिवेशन हासिल हो जाए, और अगर आप जो हैं वो इस वक्त उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान झूल रहे हैं, तो जरा सी भी अगर आपको इससे कोई भी एक बात फायदेमंद लगे, तो आई थिंक मैं समझती हूँ आवर जॉब हियर इज ओवर। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिए। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।